Good morning students, welcome back to your class. This is your SST class, civics portion, and the chapter we were discussing was the Constitution of India. Fine. तो yesterday हमने क्या पढ़ा था? Constitution क्या होता है? Constitution was the a bunch of rules and regulations which was formed by the government of India in 26th of November 1949 and it was enacted on 26 January 1950. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस सम राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो इससे आगे हम आज पढ़ेंगे और मैंने आपसे कहा था कि जब आप पढ़ाई करना शुरू करो तो बुक के साथ साथ एक पेन या पेंसिल लेके बैठो, क्योंकि सिविक्स या हिस्ट्री में इंग्लिश टफ होती है और अगर आप सच में समझना चाहते हो और आप खुद को पहचानना चाहते हो कि आपको क्या चीज़ पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपको क्या करियर बनाना है, तो यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वेरी सीरियसली. गेटिंग? सो नाउ वी शुड प्रोसीड. अभी हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर को कि हमारे चैप्टर में आगे क्या कहा जा रहा है. हमने कल देख लिया था कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अच्छा, मैंने आपको कल एक और बात बताई थी शायद कि 3 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, मोनार्ची होती है, डिक्टेटरशिप होती है और डेमोक्रेसी होती है ना. तो अभी ये भी मैंने बताया था शायद कि नेपाल में मोनार्ची थी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन बाद में अभी बहुत रिसेंटली वहाँ पे डेमोक्रेसी हुई है. मेरे ख्याल से 2015 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. 2006 तक तो वहाँ पे मोनार्ची ही थी नेपाल में. मोनार्ची मतलब राजा का बेटा राजा. ठीक है, जो हमारे देश में भी पहले चलती थी बट वो बहुत पुरानी बात है. और अभी नेपाल में 2006 तक मोनार्ची थी. 2006 में उन्होंने डेमोक्रेसी वो लेकर आए और उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी बना है 2015 में. और डिक्टेटरशिप आपने हिटलर का नाम सुना था और अभी हम किम जोंग को भी देखते हैं, वहाँ पर भी बड़ा वो डिक्टेटर की तरह ही करता है काम, अपने देश के लोगों के साथ दुखी कर रखा है लोगों को. तो ठीक है, अभी हम क्या देख रहे थे? द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो थर्ड आपका जो पॉइंट है वो है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, किसने इसको बनाया, वगैरह वगैरह वगैरह. पेज नंबर 231 पे बुक खोलो और मैं कुछ रीडिंग कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी. एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमें ये लगने लग गया था कि अब अंग्रेज वापस चले जाएंगे, है ना, एंड वी विल गेट द इंडिपेंडेंस, तो हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे जिसमें कि गवर्नमेंट के लोग स्पेशली हुआ करते थे, तो उन्होंने सोचा और उन्होंने पूरे 2-3 साल पहले ये बात अंदाज़ा लगा लिया था कि अब हम बहुत जल्दी ही हमें फ्रीडम मिलने वाली है. तो उन्होंने ये सोचा कि भाई फ्रीडम तो मिल जाएगी लेकिन हमारे देश में हमारे भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिस हम क्या फॉलो करेंगे. अभी तक तो जब तक हम फ्रीडम नहीं हमारे को मिली थी तब तक तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने रूल बना रखे थे. बट फिर हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे, हमारे जो गवर्नमेंट में लोग आने वाले थे, उन्होंने सोचा कि हमें भी कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था अपने ही दिमाग में, अपने डिस्कशंस में. लगभग 3 साल लगे थे, 3 साल से भी शायद थोड़े ज़्यादा. तो सोचो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था. तो इसके लिए वो लोग आज़ादी से 1 साल पहले से ही दिमाग में चीज़ें लाने लग गए थे. बहुत सारी डिबेट हुई थी, बहुत सारी डिबेट मतलब बहस होती है. बहस करने का ये मतलब नहीं कि झगड़ा कर रहे हैं, बहस करने का मतलब जहाँ अक्लमंद लोग बैठते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं वो तो फालतू की बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, गालियाँ देते हैं एक दूसरे को. लेकिन जहाँ पे इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हों वहाँ पर बहस का मतलब झगड़ा करने से नहीं होता है. वहाँ पर डिबेट करने का मतलब होता है कि आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं आप मुझे बताओ, मैं आपकी बात सुनूं, फिर हम उस पर डिस्कशन करें कि यार अगर ऐसा आइडिया है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो एक हेल्दी डिस्कशन होता है. ठीक है, तो बहुत डिस्कशन किया गया था. उसके बाद फिर क्या कहते हैं, बहुत विचार किया गया था, बहुत सोचा गया था और फिर ड्राफ्ट किया गया था. ड्राफ्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का एक स्केलेटन तैयार करना. स्केलेटन मतलब बॉडी वाला स्केलेटन नहीं, किसी चीज़ का एक
किसी चीज़ को रेडी करना, किसी चीज़ का ढांचा तैयार करना। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ का एक आइडिया तैयार कर लेना कि हाँ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो ये रूल्स रखेंगे, ये राइट्स रखेंगे और ये ड्यूटीज़ रखेंगे। तो ठीक है, इस काम को करने के लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने काम किया था। जवाहरलाल नेहरू वगैरह के टाइम की बात है ये, तो उस वक्त बहुत चतुर लोग हुआ करते थे। अच्छा, एक उस वक्त जो कमेटी थी, एक तो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक्चुअली जिन लोगों ने इसको बनाया था उनको हम क्या कहते थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। इसमें जो मेंबर्स थे उन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। एंड आई थिंक जवाहरलाल नेहरू शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमिटी। एक जो कमेटी टाइप की बन गई थी, तो इस पूरी असेंबली में जो भी मेंबर्स थे, है ना, तो उसमें उनके जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा B.R. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? देखो, कोई भी जब लॉ बनाया जाता है, अभी मैं इस चैप्टर में आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो 3 लेवल पे उसका काम किया जाता है। सबसे पहले तो कोई भी लॉ हमने बना दिया, मतलब हमने क्या, गवर्नमेंट ने बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उस लॉ के बारे में सोचा जाता है, समझा जाता है, उसको लागू किया जाता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि जिसने कुछ भी लॉ बना दिया और उसको लागू कर दिया तो लोग परेशान हो जाएंगे। भाई अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है तो उसके ऊपर बहुत विचार किया जाता है कि ये लोगों की भलाई के लिए है कि नहीं है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कहीं कोई दंगे फसाद तो नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी को इक्वल देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी वालों का फ़ायदा हो तो माइनॉरिटी वाले परेशान हो जाएं, अगर हिंदुओं का फ़ायदा है तो मुसलमान परेशान, मुसलमानों का फ़ायदा है तो सिख परेशान। ऐसा कोई भी लॉ लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 3 तरीके के लेवल पे काम होता है। पहली बात तो एक होता है अपना लेजिस्लेचर, है ना, जिसने कि लॉ बना दिया। अब उस लॉ को लागू करना है कि नहीं करना है और कब करना है, कितना करना है, ये सब एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम होता है। तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब ये होता है कि वो इंटरप्रेट करते हैं कि जो लॉ बना है वो कितना सही है, कितना गलत है। तो ये सब 3 तरीके से काम किया जाता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो भी अलग अलग टाइप की लेवल पे काम हो रहा था। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, है ना, या प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा का पूरा रेडी किया गया था, उसमें जो लोग थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में जो लोग थे, उनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? मिस्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. सभी लोगों ने नाम सुना होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. Ambedkar was also from a lower caste family, but he was very intelligent, very talented, और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। मतलब उन्होंने उसका एक स्केलेटन, उसका एक ढांचा तैयार किया था, एक प्रारूप तैयार करना, किसी चीज़ को समझाने के लिए उसका एक आइडिया तैयार करना। तो वो किसने किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग थे, और उनके जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर थे। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। अब ये बोल रहे हैं कि 3 साल लगभग इन लोगों को लगे स्टडी करने में, डेलिब्रेट मतलब विचार करने में, बहुत सारी बहस की गई उसके ऊपर, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, उसके बाद जाके उन्होंने उसको रेडी किया, ड्राफ्ट किया, ठीक है। और फाइनली हमने कल पढ़ा था ना 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। और इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बहुत सारे जो नेता लोग थे हमारे, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने सिग्नेचर किए थे, ठीक है। इन्होंने साइन किया था कि हाँ आज से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के नेताओं ने जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया तो
उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज़ किया और बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए। उन वर्ड्स का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर वो वर्ड्स लिखूंगी। और पढ़ा कैसे गया था, सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था उसको ऐसे पढ़ा गया था। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत के जो नागरिक हैं, हम भारत के जो लोग हैं, वो हमारी इंडिया को, वो हमारे देश को किस किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, बांटते हैं एक सोवरेन कंट्री। अब देखो इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड उन लोगों ने यूज किया वो था SOVEREIGN, सोवरेन। हम भारत को किस किस तरीके की कंट्री के रूप में देखेंगे? पहला सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। देखो आप पेज नंबर 232 पे लिखा हुआ है, ठीक है। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम भारत के लोग, हम अपने देश को किस तरीके से देखेंगे? इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। इसके अलावा हम हमारे देश के सभी नागरिकों को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या करेंगे? जस्टिस। जस्टिस किस किस तरीके का जस्टिस? 3 तरीके का जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, हम हमारे देश के लोगों को देंगे लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। कैसी कैसी लिबर्टी मिलेगी हम उनको बहुत सारी तरह की लिबर्टी मिलेगी। THOUGH, थॉट की लिबर्टी होगी उनके पास, ठीक है। एक्सप्रेशन की लिबर्टी होगी उनके पास, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। बिलीफ की लिबर्टी होगी उनके पास, फेथ की लिबर्टी होगी उनके पास और वर्शिप की लिबर्टी होगी उनके पास। इक्वलिटी, हम हमारे देश के लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। यहां लिख देती हूं मैं, ठीक है ना। इक्वलिटी, इक्वलिटी किस किस चीज की इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे? स्टेटस की इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, ठीक है। एंड टू प्रमोट करने की इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, ये कहा गया। नेक्स्ट, हम हमारे देश के लोगों को फ्रेटर्निटी सिखाएंगे। फ्रेटर्निटी क्या होता है वो मैं सब बताऊंगी आपको। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये लिख के बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस बात के लिए बोला गया था। ओके, तो फिर से सुनो इसको। जब सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली साइन कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने फाइनल कर दिया कि हाँ अब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा, तो उसको सबसे पहली बार असेंबली में कैसे पढ़ा गया था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economical and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation,
in our constituent assembly this 26th day of November, यानी कि 26th day of November मतलब 26 नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इस तरह से पढ़ा गया था। अब इसका मतलब मैं समझा देती हूँ आपको। जिन्होंने पढ़ा था ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ये कहा कि आज 26 नवंबर 1949 के दिन हम भारत के लोग खुद को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको कि हम फॉलो करेंगे और हम अपनी कंट्री को एक सोवरेन कंट्री बनाएंगे, सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे, सेक्युलर कंट्री बनाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे और रिपब्लिक बनाएंगे, जिसमें सभी लोग, सभी सिटीजन्स के साथ न्याय किया जाएगा, जस्टिस किया जाएगा, उनके सोशल लेवल पे, मतलब उनको सामाजिक न्याय दिया जाएगा, उनको पैसे के मामले में इकोनॉमिक न्याय दिया जाएगा, इसको हम आर्थिक न्याय कहते हैं, और पॉलिटिकल न्याय दिया जाएगा, मतलब राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। उनको फ्रीडम होगी, किस किस चीज़ की फ्रीडम होगी? उनको थॉट की फ्रीडम होगी कि वो अपने विचार, वो जो भी सोचते हैं वो बता सकें। उनको अपने एक्सप्रेशन की फ्रीडम होगी, यानी कि वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो किसी भी मुद्दे पर अगर कोई भी इशू है और वो कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं सामने तो वो रख सकते हैं। वो बिलीफ के लिए स्वतंत्र होंगे। उनको किस चीज़ की फ्रीडम मिलेगी? बिलीफ की, कि वो किसी भी धर्म में बिलीव कर सकते हैं। उनको कोई धर्म के नाम पे या उनको किसी भी चीज़ के नाम पर कोई रोक टोक नहीं हो सकेगी। उनको फेथ की फ्रीडम मिलेगी कि वो किसी भी धर्म को मान सकें, किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकें, इसकी वो स्वतंत्रता होगी। उनको किस चीज़ की फ्रीडम होगी? वर्शिप की। उनको जैसे चाहे पूजा पाठ करनी है, उनको उस चीज़ की फ्रीडम होगी, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, किसी भी धर्म के लोग हों, उनकी वर्शिप में कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी। इसके अलावा हम हमारे देश के नागरिकों को, सिटीजन्स को इक्वलिटी देंगे। किस किस तरीके की इक्वलिटी? अमीरी और गरीबी के नाम पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। उनको हर तरीके की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग होंगे। हम उनको नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर मेडिकल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी उनको सेम रहेगी और उनको प्रमोट भी किया जाएगा। अगर कोई अच्छा काम करता है या अच्छा काम करने के लिए उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लास्ट था फ्रेटर्निटी। हम अपने देश वालों को फ्रेटर्निटी सिखाएंगे, भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। मतलब हमारे देश के लोग इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद, चाहे वो किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी जाति के होंगे, वो सब आपस में मिलजुल के रहेंगे। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं। सबसे पहले वो इंडियन होंगे और इस देश के नागरिक होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब देश की एकता और अखंडता। अखंडता मतलब होता है कि देश को टूटने नहीं देंगे, है ना, इस देश को कोई तोड़ेगा नहीं। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने शामिल की और उसके बाद उन्होंने इस तारीख को उस पर साइन किए। ठीक है, अब हमें एक एक चीज़ करके ये समझना है। ये तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। इक्वलिटी समझ में आ गई, फ्रेटर्निटी समझ में आ गई, जस्टिस समझ में आएगा, अभी मैं इसको समझा दूंगी, लेकिन लिबर्टी समझ में आ गई होगी, है ना। अब जो मेन बातें हैं वो ये भी हैं, तो इनको भी हम समझेंगे एक एक करके। तो अब आपको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट में उस वक्त लोग थे, गवर्नमेंट तो क्या, उस वक्त तो हम आज़ाद नहीं हुए थे हालांकि, तो आज़ादी से पहले 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उससे लगभग 1 साल पहले थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लग गया था। जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, अपना ये क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी वगैरह भी होंगे, वो जो बहुत सारे लोग, बड़े राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, ये सारे इंटेलिजेंट लोग थे और इन लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि अब हम जल्दी ही आज़ाद होने वाले हैं, तो हम अपने फ्री नेशन के लिए, आज़ाद हिंदुस्तान के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। और उन्होंने फिर 3 साल तक बहुत मेहनत करी, बहुत सोच विचार किया, बहुत डिस्कशन किया और फाइनली 26 नवंबर 1949 को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करी, ये सारी चीज़ें शामिल करी। ठीक है, सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि अब हमारा देश, अब 1949 में तो हम आज़ाद हो चुके थे, है ना,
तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि अब हमारा इंडिया सोवरेन होगा। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। कैसे इंडिपेंडेंट होगा? अब कोई दूसरे देश के लोग यहाँ के लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे। हर तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन हम बनाएंगे कि हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हमें किस किस देश के साथ रिलेशन रखने हैं कि नहीं रखने हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ का डिसीजन हम खुद लेंगे। तो हम पूरी तरीके से सोवरेन हैं, इंडिपेंडेंट होंगे। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट होता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब अभी तो आपके इसमें हाँ है तो सही कि हमारी जो सोसाइटी होगी वो उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, सबकी अगर आप डॉक्टर हो तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप लोअर कास्ट के हो या फिर आप अपर कास्ट के हो, अगर आप सेम पोजीशन पे हो तो आपकी इनकम सेम होगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर, तो हम दोनों की सैलरी में डिफरेंस किया जाए। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, ठीक है, या मैं हिंदू हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप एक जैसे लेवल पे हो तो आपको एक जैसी सैलरीज मिलेंगी, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसे कहते हैं सोशलिस्ट, है ना, सोशलिज्म कह सकते हैं अपन। मतलब इंडिया तो सोशलिस्ट रहेगा। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब हमारे देश में सभी धर्मों जातियों को, सभी धर्मों को स्पेशली फॉलो करने की आज़ादी रहेगी। डेमोक्रेटिक कंट्री होगी हमारी, इसका मतलब हमारे यहाँ पे कोई मोनार्ची नहीं होगी, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी। हमारे यहाँ वोटिंग के थ्रू गवर्नमेंट बना करेगी कि पहले लोग बाग वोट करेंगे और उसके बाद फिर हम सरकार बनाएंगे। रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? देयर इज नो हेरिडिटी रूलर। वही जैसे कि मोनार्ची की तरह ही होता है, मतलब मोनार्ची की तरह नहीं होता है। जैसे मोनार्ची में क्या होता था, राजा का बेटा राजा बन जाता था। हमारे देश में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनेगी, इसको हम कहते हैं रिपब्लिक। तो उन्होंने ये 5 पॉइंट गवर्नमेंट के लिए दिए। हमारी इंडिया कैसी कैसी होगी? सोवरेन होगी, पूरी तरीके से फ्री, हर तरीके का डिसीजन खुद लेंगे। सोशलिस्ट होगी, मतलब हमारे देश में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब समाजवाद। सेक्युलर होगी, किसी भी तरीके के धर्म को, किसी भी जाति को फॉलो करने की फ्रीडम होगी। डेमोक्रेटिक होगी, यानी कि वोट देने के बाद इलेक्शंस के थ्रू सरकार बनेगी। और रिपब्लिक में भी यही होता है कि इलेक्शन के थ्रू सरकार बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि आज जो प्रधानमंत्री है उसका बेटा कल दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने जस्टिस की बात कर ली थी। सोशल जस्टिस में वही आता है कि आप अगर सोशली, जैसे सपोज वो मैंने भी बताया ना, सोशलिस्ट जो होता है वही सोशल जस्टिस कहलाएगा। कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है, उसने किसी का खून कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो नेता हो या कॉमन मैन हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, लेकिन उसके लिए एक जैसा पनिशमेंट मिलेगा। इसे कहते हैं सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, अगर 4 बंदे एक ही जैसी पोस्ट पे हैं तो उन सबकी सैलरी, उन सबकी राइट्स, उन सबकी ड्यूटी सेम होंगी। ऐसा नहीं कि अगर अपर कास्ट का है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, हिंदू है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, क्रिश्चियन है तो उसको कम सैलरी मिलेगी, नहीं। इसे कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि राजनीति तौर पे, मतलब अगर आप किसी भी, अगर अभी हम टीवी में देखते हैं ना कि कितना डिस्कशन आता है कोरोना के लिए, कौन से राज्य में क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, चाइना ने अटैक किया तो क्या, अगर आप इस तरह की किसी बात में इंटरेस्ट लेते हो, पॉलिटिकली अगर आप एक्टिव हो, तो आपको उसमें भी जस्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू हो तो आप ज़्यादा बोल सकते हो और मुसलमान हो तो आप नहीं बोल सकते, नहीं। आप अपने हक के लिए, आप अपने ड्यूटीज़ के लिए, राइट्स के लिए प्रॉपर आवाज़ लगा सकते हो और आपको जस्टिस दिया जाएगा। उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी मैंने आपको समझा दी, इक्वलिटी समझ में आ गई, इसके अलावा फ्रेटर्निटी समझ में आ गई। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों को शामिल किया गया था। आ गई बात समझ में? अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगी साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो स्पेशल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी। कल हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, और आज हमने देखा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगभग 3 साल लगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन आपको क्या करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं सारे, बस आप उन्हें कैसे पढ़ते हो इस पर डिपेंड करता है।
ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, इनमें इंग्लिश टफ होती है, तो आप अपनी पेंसिल या पेन लेकर बैठो साथ में, जो भी वर्ड नहीं आता है आपको समझ में वो आपको प्रॉपर समझो, उसके बाद चैप्टर को पढ़ो, समझने की कोशिश करो इंटरेस्ट से, ताकि आप अपना करियर चूज कर सको। ठीक है, सो टिल देन हैव अ गुड डे, और कोशिश करना चैप्टर को समझने की। वी विल कंटिन्यू टुमारो। बाय।